हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, मुस्कुरा कर जीना जिंदगी का दस्तूर है। खुशियाँ ना मिले तो भी हमें मंजूर है, लेकिन दोस्तों एक पल, एक वक्त जो गुजर गया फिर कभी वापस नहीं आएगा, जिंदगी का सबसे बड़ा यही कसूर है। इसलिए दोस्तों हर लम्हा को जियो, हर वक्त को जियो और जी भर कर जियो, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए दोस्तों हमेशा मस्त रहिए, झकास रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों ज़िंदगी में एक कुछ कर जाने की, कुछ कर पाने की चाहत रखिए और उसी उम्मीद से जिए। दोस्तों जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, वो है फिजिक्स का जो लेसन है प्रकाश का, जो मैंने पिछले भाग में पढ़ाया है। ऑप्टिक्स प्रकाश का मतलब यूनिट 1 मैंने खत्म कर दिया, जिसमें मैंने बताया था समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और दोस्तों प्रकाश के बारे में मैंने पूरा बताया था। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश का कौन कौन सा गुण एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ अगर मेरा वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देख के उसके बाद इस वीडियो को देखें दोस्तों, तो पूरा समझ में आएगा। और दोस्तों प्रकाश लेसन को मैं 4 यूनिटें पढ़ाऊंगा और दोस्तों मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं सभी सवाल को भी क्लियर करूँगा। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं साइंस में पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन एकदम 100% क्वेश्चन कवर करके आए दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायो का वीडियो देखें। और दोस्तों मैं पूरा देखने के बाद एक बात और, जरूरी नहीं कि जो मैं फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में ही आएगा दोस्तों। जो फिजिक्स और बहुत सारे ऐसे लेसन है दोस्तों जो फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का अटैच है, तो जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है दोस्तों मैं फिजिक्स में नहीं बता रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरा तीनों वीडियो देखे जाएँ तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, क्यों बनता है। उत्तल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों समतल दर्पण से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे सवाल मैं बता रहा हूँ कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है। क्यों होता है मैं इसमें बताने वाला हूँ। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं मैं इसमें बताने वाला हूँ। और दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं कि अगर अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे तो वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोटो कहाँ प्राप्त होगा। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और पी के बीच में रखेंगे तो फोटो कहाँ प्राप्त होगा। दोस्तों ऐसा बहुत 100 सवाल हैं, 150 सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यकीन मानिए अगर आप पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप लोग देखते रहिए। पूरा मेहनत मैं कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, बस एक एनर्जी के साथ देखिए। और दोस्तों जहाँ समस्या हो प्लीज़ वहाँ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए और नोट्स बनाते जाइए साथ में। अगर पॉसिबल हो तो मैं भी नोट्स भेज दूंगा, शायद अभी थोड़ा सा समय कम मिला है। चलिए मैं बता रहा हूँ आगे। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ अवतल दर्पण। तो दोस्तों दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इसलिए समतल दर्पण को हमने बाद में रखा है। बात करता हूँ मैं अवतल दर्पण पे। दोस्तों अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम होता है, अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। याद रखिएगा क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिसारी दर्पण। एक मिनट दोस्तों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो अवतल दर्पण है दोस्तों, मान लीजिए अवतल दर्पण है, इससे दोस्तों अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो सभी प्रकाश को एक बिंदु पर ला के मिला देता है। दोस्तों मिलाना को ही कहा जाता है अभिसारी, मतलब अभिश्रित। अभिश्रित समझते हैं, संश्रित मतलब कन्वर्जिंग। एक बिंदु पर 1 पॉइंट पर ला के सभी को मिला देता है, इसलिए दोस्तों अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों कहते हैं और क्या कहते हैं याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हमारा क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तीनों दर्पण के बारे में, खास बात बता रहा हूँ दोस्तों। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है और समतल दर्पण होता है। दोस्तों प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा दोस्तों अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। याद रहेगा, सिर्फ अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और बाकी बात करूँ मैं उत्तल दर्पण का और समतल दर्पण का दोस्तों, तो उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण भी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आप लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो मैंने ट्रिक भी दिया है, मैं सब पर चर्चा करूँगा। एक बार फिर मन में घुसा लीजिए। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है और उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक बनाता है और समतल दर्पण सिर्फ काल्पनिक बनाता है। याद हो गया। चलिए दोस्तों अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद हो गया दोस्तों। अब ट्रिक याद रखिएगा, विकास। अवतल दर्पण किसके पास है, विकास के पास है। किसके पास है, विकास के पास। याद रखिएगा किसके पास, विकास के पास। और दोस्तों मैंने इतना दर्पण बताया, सभी दर्पण में समतल दर्पण के उपयोग मैंने बताया था पिछले क्लास में 2, उत्तल दर्पण का उपयोग भी मैंने बताया था 2, लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत ज़्यादा था, उपयोग बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब अवतल दर्पण का उपयोग अगर ज़्यादा है, इसका मतलब अवतल दर्पण विकास कर रहा है, तो आपको ट्रिक में याद रखना है विकास। दोस्तों विकास हुआ, ध्यान दीजिए। व से दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, क से दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब,
और स से दोस्तों होता है सभी आकार का, मतलब अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, ये वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है, यानी सभी आकार का प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों सारा जितना मैं बात कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी को नोट करते जाइए या फिर याद करते जाइए, और नोट्स भी मैं शायद भेज दूंगा। देखिए दोस्तों अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और दोस्तों अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। अगर साइज की बात करें तो वस्तु से बड़ा ही बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। चलिए कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अवतल दर्पण में समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? ऐसा दर्पण होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कोई गोला है, कांच का गोला है, उसको काट दीजिए बीच से, तो बीच से काटे दोस्तों तो 2 खोखला भाग प्राप्त हुआ। एक को मैंने बाहर से कलर कर दिया दोस्तों, तो जिसको मैंने बाहर से कलर किया है उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण। और जिसको दोस्तों मैंने अंदर से कलर किया है उसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। आ रहा समझ में? दोस्तों परावर्तक सतह क्या होता है? किसी भी दर्पण में जिस तरफ से हम चेहरा देखते हैं उसे कहा जाता है परावर्तक सतह। जिस तरफ से हम चेहरा देखते हैं, दर्पण मतलब आईना, जिस आईना में हम जिस तरफ से चेहरा देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह। अब देख लीजिए, देखिए मान लीजिए कलर तो इधर से किया हुआ है, तो हम चेहरा किधर से देखेंगे दोस्तों? इधर से। इस साइड से चेहरा देखेंगे, इसमें देखिए कलर अगर उधर से किया है तो हम चेहरा किधर से देखेंगे? इधर से दोस्तों। तो इधर साइड वाला जो है इसी को कहेंगे परावर्तक सतह, इधर साइड वाला कहेंगे परावर्तक सतह। अगर पूछिए उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, तो देखिए वैसा दर्पण मतलब परावर्तक सतह है, मतलब इधर से देखेंगे तो परावर्तक सतह इसका उठा हुआ है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो। देखिए उत्तल, उठल, उत्तल, उठल, उत्तल, उठल, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, मतलब उठा हो, उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कंप्लीट हो गया। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। दोस्तों अगर आपके भाई बहन या फिर आस पड़ोस के कोई भी व्यक्ति जो 10th क्लास में हो, 11th 12th में हो, जिसको फिजिक्स पढ़ना हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखने को कहें, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा बता रहा हूँ। और दोस्तों जब आप लोग पूरे जान जाइएगा दोस्तों तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्लीज़। चलिए कंप्लीट हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, नोट्स बनाते जाइए। चलिए दोस्तों अब अवतल दर्पण आ रहा है समझ में? पूरा समझ में आ रहा है? चलिए अवतल दर्पण में होता खास क्या है? जैसे मैंने बताया ये दर्पण है और मैंने बाहर से रंग दिया था, तो बाहर से रंगा दोस्तों, बाहर से रंगा इसका मतलब इसका परावर्तक सतह, तो अंदर से मैं देखूंगा अंदर से देखिए धंसा हुआ है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ। अब देखिए दोस्तों ये अवतल दर्पण है, इसको मैंने बीच से कोई रेखा बीच सेंटर से गुजारा है दोस्तों। इस रेखा को कहा जाता है प्रधान अक्ष। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधान अक्ष। इस रेखा को कहा जाता है, जो रेखा बीच से गुजरती है उसे कहा जाता है प्रधान अक्ष। जो रेखा बीच से गुजरती है उसे कहा जाता है प्रधान अक्ष। और दोस्तों जहां दर्पण को काट रहा है, ये रेखा दर्पण को जहां काट रहा है उसे कहा जाता है पी, ध्रुव। देखिए जहां काट रहा है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पी, ध्रुव। याद रहेगा। और दोस्तों ठीक मान लीजिए दर्पण है पूरा, ध्यान दीजिए अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण है, और मैंने ये रेखा गुजारा, जहां काटा दोस्तों हो गया पी, ध्रुव। दोस्तों कल्पना कीजिए पहले तो पूरा गोला था, तो दोस्तों अगर पूरा गोला मतलब वृत्ताकार हो तो ठीक बीच में तो इसके केंद्र होगा दोस्तों। केंद्र को सूचित किया जाता है सेंटर, सी से, और दोस्तों इसका नाम होता है वक्रता केंद्र, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ सी है, तो सी का नाम क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। आ रहा है समझ में? सी का मतलब वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, याद रखिएगा, सी मतलब वक्रता केंद्र। और सी और पी के ठीक बीच वाले पॉइंट को कहा जाता है दोस्तों एफ, मुख फोकस, मुख फोकस। याद रहेगा दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? मुख फोकस। पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए दर्पण को ये रेखा जहां काट रही है उसको कहा जाता है ध्रुव। और दोस्तों दर्पण के ठीक बड़ा करेंगे तो ठीक बीच में जो बिंदु प्राप्त होगा उसको कहेंगे सी, वक्रता केंद्र। बस इतना आप लोग याद रखिए, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। और दोस्तों वक्रता केंद्र और ठीक पी के बीच में एक बिंदु होता है उसे कहा जाता है मुख फोकस। और दोस्तों पूरा दूरी को, ये जो दूरी है सी से लेकर पी की दूरी, उसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एक मिनट दोस्तों पूरा समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? मुख फोकस। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव, मुख फोकस, वक्रता त्रिज्या। दोस्तों इसको कंप्लीट कर लीजिए तो मजा आ जाएगा पूरा। इसको कहते हैं ध्रुव, इसको कहते हैं मुख फोकस, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और याद रखिए मुख फोकस और पी, इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। आपने सुना होगा, इसको कहते हैं फोकस दूरी। और दोस्तों सी से पी के बीच की दूरी को पूरा वो कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं मुख फोकस, इसको कहते हैं ध्रुव।
लेकिन पी एफ से लेकर पी के बीच की दूरी को कहते हैं, एफ से लेकर पी की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और दोस्तों सी से लेकर पी की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और याद रखिएगा दोस्तों, वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी हमेशा 2 होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी कम होता है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है, तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। इस बात को दोस्तों याद कर लीजिएगा, अब रिटर्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की या कोई अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कोई दे दे, तो किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, फोकस दूरी कम होता है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है। और कभी कभी दोस्तों फोकस दूरी देखिए वक्रता त्रिज्या पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है, फोकस दूरी कम होता है, तो दुगना हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या अगर 4 दिया तो फोकस दूरी 2 हो जाएगा, अगर दोस्तों फोकस दूरी 4 दिया तो वक्रता त्रिज्या 8 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट करते जाइएगा दोस्तों, और आगे मैं आता हूँ दोस्तों, हमारा ये कंप्लीट हो गया। और दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा, याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतीक बनता है, वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है, कि समान साइज का बनता है, कि छोटा बनता है, कि बड़ा बनता है, तो कंप्लीट याद रखिएगा, पूरा बनता है। अब मैं बात करूँ दोस्तों, मान लीजिए अवतल दर्पण है ये वाला, ठीक है, अवतल दर्पण है, मैं वस्तु को कहाँ कहाँ रखूँगा तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों यही ऐसा टॉपिक है जो किसी को लगभग समझ में नहीं आता है, और किसी को समझ में भी आ जाए तो याद नहीं होता है। और फिजिक्स में दोस्तों पहली बार मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इस ट्रिक के पीछे बहुत सारा मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद तो दोस्तों आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। इस ट्रिक के बाद दोस्तों आपको कभी जीवन में आजीवन समस्या समाप्त हो जाएगी, जीवन में कभी भी समस्या नहीं होगी इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए अवतल दर्पण है, पहले आपको याद रखना होगा कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखेंगे। अगर इतना याद हुआ तो आगे समझ में आएगा दोस्तों। तो क्या क्या था, यहाँ P था, यहाँ F था, और यहाँ C था। और C के बाहर की चीज़ अगर देखें दोस्तों तो उसको कहा जाता है अनंत। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनंत। अनंत को ऐसे लिखा जाता है, पता है, अनंत। तो दोस्तों वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं दोस्तों, वस्तु को हम रख सकते हैं अनंत पे, वाव। उसके बाद कहाँ रख सकते हैं दोस्तों, अनंत पे रख सकते हैं, तो अनंत पे रख दिए। अनंत के बाद कहाँ रख सकते हैं दोस्तों, तो अनंत पे रख दिए वस्तु को। अब रख सकते हैं अनंत और C के बीच में, वाव। C का मतलब दोस्तों वक्रता केंद्र, याद रखिएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए यहाँ रख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो ये दोनों के बीच में रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस पे रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस दोनों के बीच में रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस पे रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस दोनों के बीच में रख सकते हैं। ऐसे दोस्तों 6 जगह हम वस्तु रख सकते हैं। इसको प्लीज़ आप अपने नोटबुक में उतारिए और दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे क्लियर कर लीजिए, सबका नाम क्या क्या है वो क्लियर कर लीजिए, तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप अच्छे से वीडियो मेरा देख लें दोस्तों तो आप पढ़ा सकते हैं किसी को भी। चलिए दोस्तों वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे दोस्तों, अनंत पर रख सकते हैं, नहीं तो अनंत के बाद अनंत और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, नहीं तो फिर वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, नहीं तो वक्रता केंद्र और फोकस के मुख्य फोकस के बीच में रख सकते हैं, नहीं तो फिर फोकस पर रख सकते हैं, नहीं तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। मैंने लिखा है दोस्तों एक लाइन से, सबसे पहले कहाँ रखेंगे दोस्तों, अनंत पर, वाह। फिर कहाँ रख सकते हैं, अनंत और C के बीच में, तो C को कहा जाता है वक्रता केंद्र, तो अनंत और C के बीच में, तो अनंत और C के बीच में रखे मैंने वस्तु। उसका दोस्तों C पर वक्रता केंद्र पर, उसका कहाँ पर C और F के बीच में, तो वक्रता केंद्र और F के बीच में। उसका दोस्तों F पर, तो मैंने F पर, और दोस्तों उसके बाद F और P के बीच में, तो F और P के बीच में। P को दोस्तों ध्रुव कहा जाता है, सबका हिंदी नाम याद रखिएगा, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। तो दोस्तों अनंत पर अनंत C के बीच में, C पर C और F के बीच में, मुख्य फोकस पर F और P के बीच में। चलिए मैंने रख दिया दोस्तों वस्तु। अब सवाल है कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। मैं यूँ बता रहा हूँ दोस्तों, यूँ कुछ नहीं करना है आपको। जैसे एग्जाम में सवाल आए कि मैंने वस्तु को यहाँ रख दिया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको क्या करना है, जल्दी से इसको प्रैक्टिस करके आप याद कर जाइए। और आप एक लाइन से अनंत और C के बीच में एक लाइन से लाइन खींचिए, जल्दी से स्पीड में लाइन खींचिए और इसको लिख दीजिए जल्दी से। अनंत पर अनंत और C के बीच में, C पर C F के बीच में, F पर F और P के बीच में। जल्दी जल्दी लिखिए स्पीड में। आप स्पीड में कैसे लिखेंगे दोस्तों, कितना मत लिखिएगा, अनंत को ऐसे लिख सकते हैं, अनंत पर अनंत और C के बीच में ऐसे लिख सकते हैं, अनंत और C के बीच में। वक्रता केंद्र लिख सकते हैं C पर, और वक्रता केंद्र F फोकस तो C और F के बीच में ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। फोकस तो F पर ऐसे लिख सकते हैं, F पर फोकस को F कहा जाता है। और दोस्तों फोकस और ध्रुव तो F और ध्रुव के बीच में, F और ध्रुव को पोल कहा जाता है, F और P के बीच में। स्पीड में मैंने लिखा, एग्जाम में मैंने स्पीड में लिख दिया, रुकिए स्पीड में अच्छे से लिखता हूँ। मैंने दोस्तों ऐसे लिखा, एक लाइन से लिख दिया पूरा। और लिखने के बाद दोस्तों बहुत ईजी है, आप नंबरिंग कर दीजिए। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत बिंदास ट्रिक है। आप इसको छोड़ दीजिए, छठा नंबर को छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1 से 5 तक नंबर लिख दीजिए। तो दोस्तों 1 है ये,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5। आपको सम संख्या विषम संख्या समझ में आता है दोस्तों? फुट को कहते हैं सम संख्या, मतलब जो जोड़ा ना हो, और जोड़ा को कहते हैं सम संख्या, और दोस्तों फुट को कहते हैं विषम संख्या, जो जोड़ा ना हो। चलिए देखिए, 1 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। दोस्तों 1 को किससे मिला है दोस्तों? पहला को दोस्तों लास्ट से मिला दीजिए, लास्ट से। तो अनंत है, अनंत को किससे मिला है दोस्तों? लास्ट से। दोस्तों तो अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा? F पर। तो F पर, यानी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। आ रहा है दोस्तों F पर। चलिए 2 को किसी मिलाना है दोस्तों? 2 को 4 से मिलाइए। वाह, यानी वस्तु को अनंत और C के बीच में रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा? C और F के बीच में। तो इसके सामने लिख दीजिए C और F के बीच में। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको हिंदी में आप लिखिएगा वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। समय का मैं इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर 3 है तो 3 को भाई किससे मिलाएं दोस्तों? पहला को तो लास्ट से मिला दिए, दूसरा को चौथा से मिला दिए, अब तीसरा को किससे मिला है दोस्तों? तो इसको मिलाने वाला किसी से नहीं, तो खुद से मिला दीजिए C पर। दोस्तों C पर तो C पर। और दोस्तों चौथा को, मतलब चौथा मिला हुआ पहले से, देख लीजिए चौथा किससे मिला थे दोस्तों? दूसरा से। तो अनंत और C तो लिख दीजिए चुपचाप अनंत और C के बीच में। और दोस्तों F पर, तो F किससे मिला था दोस्तों? अनंत से। तो दोस्तों अनंत पर। वाह, हमारा पूरा प्रतिबिंब क्लियर हो गया कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा? F पर। मतलब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा दोस्तों? F पर। अनंत और C के बीच में दोस्तों, तो फोटो बनेगा F और C के बीच में। अरे दोस्तों समझ में? इसको प्लीज 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 आप लोग अच्छे से कर जाइए, अच्छे से कर जाइए दोस्तों। और कहीं समस्या होती है तो प्लीज बताइए दोस्तों। ये प्रैक्टिस होगा, आप लोग को प्रैक्टिस होगा, और एक बार समझिए अच्छे से, और तब होगा। दिमाग लगे तो होगा। आप डायग्राम खींच के कॉपी पर तब कीजिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा ये दोस्तों। कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर F और P के बीच में दोस्तों, मैंने 5 का बात किया, यहाँ तक बात किया मैंने दोस्तों। F पर रखा था फोटो, F पर रखा मैंने वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्तों? अनंत पर। यानी F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ दोस्तों। एक का मैं बात की नहीं किया हूँ, 6ठे नंबर का मैंने कहा था इसको छोड़ दीजिए। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि ये ऐसा पोजीशन है और यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। 2 इसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ये ऐसा पोजीशन है कि वस्तु को अगर आप F और P के बीच में रखते हैं दोस्तों, इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनता। देखिए बाकी सब प्रतिबिंब इधर ही बना है, इधर सब प्रतिबिंब इधर ही बना है। लेकिन अगर वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों दर्पण की ओर साइड बनता है, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बहुत विशालकाय प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों F और P के बीच में रखेंगे वस्तु को, तो फोटो कहाँ बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दोस्तों विशालकाय एवं इसको कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा, विशालकाय एवं आवर्धित प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि दर्पण में वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे तो उसका फोटो आवर्धित और विशालकाय प्राप्त होगा दोस्तों? F और P के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। अब मैं आकार की बात करता हूँ दोस्तों। तो इसका आकार दोस्तों एक लाइन से चलते हैं, ये कहाँ बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दोस्तों ये होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत छोटा, ये प्रतिबिंब। और दोस्तों ये प्रतिबिंब होता है छोटा होता है। ये प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो बराबर होता है, और दोस्तों ये होता है थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा होता है। ये होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, और ये होता है दोस्तों सबसे बड़ा होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए बहुत छोटा, ध्यान दीजिए मेरे साथ दोहराइए, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। सेम है दोस्तों। तो देखिए आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखेंगे तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? C पर। ये आप याद कर लीजिए, C पर रखेंगे दोस्तों तो बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और एक याद कर लीजिए लास्ट वाला, जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों बाकी सारा प्रतिबिंब, जो 5 प्रतिबिंब है दोस्तों, सबका सब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो सबसे लास्ट दर्पण के पीछे बना था दोस्तों, वही एक प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने बताया था ना कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। चलिए हो गया कंप्लीट। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये बात लिख लीजिए आप लोग, ट्रिक याद रखिए। वाव काशी, एक ट्रिक लिखे तो आप लोग ट्रिक लिखिए वाव काशी। जैसे मान लीजिए मैं सनी देओल हूँ, घातक फिल्म में सनी देओल का नाम है काशी, तो काशी सनी देओल का नाम, घातक में काशी। ठीक है, तो मान लीजिए वो पहलवानी करता था, उठा के सबको पटक देता था, तो सब कहता था वाव काशी, वाव काशी, वाव काशी। दोस्तों वाह से मतलब वास्तविक, वास्तविक हमेशा कैसा होता है दोस्तों? उल्टा होता है। और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। याद हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, और इसको प्लीज दोहरा लीजिए। इस पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना होगा कम से कम आधा घंटा, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसका जिंदगी में कभी भी कोई एग्जामिनेशन में सवाल नहीं छूटने वाला है। प्लीज इसको रिपीट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ उत्तल दर्पण के बारे में। और दोस्तों उत्तल दर्पण के बारे में कम ही बात करना है,
छोटा सा है, बस उसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँगा समतल दर्पण के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा और प्लीज़ समतल दर्पण का जरूर देखें और पूरा अच्छे से रिविजन कर जाएं। 1 मिनट दोस्तों, अब बात करते हैं मैं उत्तल दर्पण की। दोस्तों उत्तल दर्पण ऐसा होता है, डायग्राम याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हुआ और दोस्तों अंदर से मतलब कलर क्या होता है दोस्तों, रस्ती सतह और दोस्तों परावर्तक सतह जिसका उठा होता है, तो उत्तल दर्पण है। दोस्तों इधर इसका परावर्तक सतह हुआ इधर। अब सोचिए दोस्तों अनंत उत्तल दर्पण में दोस्तों याद रखिएगा, जिधर मुड़ा हो दोस्तों, जिधर से हम चेहरा देखते हैं उधर ही मुख फोकस, उधर ही वक्रता केंद्र होती है। चलिए ऐसा डायग्राम याद रख लीजिएगा और बस आप याद रखना दोस्तों, वस्तु को अगर हम एक अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो फोटो तो हमेशा दर्पण के उधर ही बनेगा। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। कौन सा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, काल्पनिक। और काल्पनिक हमेशा कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक हमेशा होता है सीधा। मैंने बताया था ना वाव काशी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और उत्तल दर्पण में दोस्तों, उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। जितना वस्तु जितना बड़ा है दोस्तों उससे काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनता है। मैं बता रहा हूँ, अनंत पर रखेंगे वस्तु तो फोटो कहाँ बनेगा दोस्तों, F पर, पहला और पहला, दर्पण की साइड वाला पहला तो दर्पण की साइड वाला पहला। और दोस्तों अगर अनंत और P के बीच में रखेंगे वस्तु तो फोटो बनेगा P और C के, F और C के बीच में, याद रहेगा दोस्तों। देखिए मैंने लिखा, सॉरी F और P के बीच में, इधर आएगा दोस्तों तो इधर आएगा। तो मैंने लिखा है दोस्तों, अगर वस्तु को रखते हैं अनंत पर, इस बात को लिख लीजिए, अगर वस्तु को रखेंगे अगर अनंत पर दोस्तों तो फोटो बनेगा F पर, अगर वस्तु को रखेंगे अनंत और P के बीच में तो फोटो बनेगा F और P के बीच में। देखिए अनंत और P के बीच में तो F और P के बीच में, याद होगा दोस्तों। और खास बात एक है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ी के बैक मिरर के रूप में, मैंने पिछले क्लास में बताया है। क्यों दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा हाई बता रहा हूँ इसलिए हो सकता है शायद आपको लोग थोड़ा समझने में कठिनाई हो। प्लीज़ मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देख ले, समय कम होगा। जो लोग इस बार SSC का एग्जाम देने वाले हैं शायद देख ही ले दोस्तों, जितना आप टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा सा देख ले, ताकि दोस्तों इससे क्वेश्चन अगर आ जाए दोस्तों तो जरूर बन जाएगा। और जो लोग विशेष का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास तो समय है ही, पूरा अच्छे से पढ़ ले दोस्तों, क्योंकि अगर आगे भी आपको एग्जाम देने का कोई इरादा है, IAS, SSC, PCS फिर दोस्तों, तो प्लीज़ इस बार आपको सफलता मिलेगी, घबराइए मत, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन दोस्तों नॉलेज हो जाएगा ना। और दोस्तों आगे अगर कोई हाई लेवल का एग्जाम देना हो दोस्तों उसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ये। प्लीज़ अच्छे से देख ले और नोट्स भी बना ले दोस्तों। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों जो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए उत्तर गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, तो जाने के चक्कर में क्या होता है दोस्तों, गाड़ी का साउंड ऐसा ही होता है, तो गाड़ी से मैं जा रहा हूँ तो दोस्तों छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण साइड मिरर ऐसा लगा हुआ है, तो पीछे का जितना फोटो होगा सबका छोटा छोटा प्रतिबिंब आएगा, और छोटा छोटा प्रतिबिंब आएगा दोस्तों तो उसका पूरा प्रतिबिंब मेरे आईने में बन जाएगा। इसलिए दोस्तों साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और एक खास बात और, जितना स्पीड से गाड़ी आ रही है और दर्पण में भी लगेगा कि उतना ही स्पीड से आ रही है, सेम स्पीड से पता चलता है दोस्तों। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर समतल दर्पण लगा दिया जाए तो जानते हैं समतल दर्पण में खास गुण होता है क्या, मैं पढ़ाऊंगा अभी। जितना स्पीड से गाड़ी आ रही है कि उसके दुगना स्पीड पता चलता है समतल दर्पण में। इसलिए दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आ रही गाड़ी मान लीजिए 120 के स्पीड से तो लगेगा 240 के स्पीड से आ रही है, आदमी घबरा के गिर जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों खास बात ये। तो उत्तल दर्पण हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए उत्तल दर्पण से दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप इतना याद रखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ समतल दर्पण के बारे में, थोड़ा सा टाइट हो जाइए, थोड़ा सा एनर्जिकल हो जाइए और थोड़ा सा ऊर्जा लाइए और उमंग के साथ चलिए। अब देखिए समतल दर्पण मैं पूरा बता रहा हूँ, और दोस्तों समतल दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, अब है समतल दर्पण। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप याद रखिए समतल दर्पण दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा अवतल उत्तल, तो सब में मैंने देखा कि ध्रुव होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है, सब कुछ होता है दोस्तों। समतल दर्पण है, समतल दर्पण में क्या होगा, क्या ध्रुव होता है दोस्तों? हाँ दोस्तों याद रखिएगा। अब समतल दर्पण के पास दोस्तों ध्रुव भी होती है ठीक बीच में, और अगर बात किया जाए इसकी दोस्तों, मैंने लिखा है दोस्तों इसकी फोकस दूरी, तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, कुछ ही पूछे तो याद रखिएगा होता है अनंत। क्योंकि दोस्तों क्यों रीजन मतलब अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो मैंने ऐसे ही बता देता हूँ दोस्तों। समतल दर्पण ऐसे है तो कल्पना किया जाता है कि समतल दर्पण वास्तव में बहुत बड़ा ऐसे रहा होगा दोस्तों। इसको ऐसे मिटाइए और ऐसे मिटाइए, तो मिटाने के बाद दोस्तों एक प्लेन भाग प्राप्त होता है ना समतल दर्पण जैसा बना। और जब उतना बड़ा है अवतल दर्पण से दोस्तों समतल दर्पण प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसका बहुत दूर होगा अनंत,
फोकस दूरी होगी वक्ता त्रिज्या अनंत होगी दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा समतल दर्पण के फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या को अनंत माना जाता है। अगर बात पूछे आपसे समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है याद दोस्तों, तो क्षमता होता है 0। याद रखिएगा समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है 0। इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो याद रखिए क्षमता बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्षमता का फार्मूला होता है 1 बटा फोकस दूरी होता है। तो 1 बटा फोकस दूरी अनंत है तो अनंत, यानी 1 बटा अनंत, तो 1 बटा अनंत मतलब 0, अनंत का उल्टा 0 होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में दोस्तों। समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है 0। कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, चलिए ध्यान से देखिए। समतल दर्पण में दोस्तों हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो काल्पनिक बनता है। कैसे? क्योंकि दर्पण के हमेशा पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ दोस्तों, इस चित्र से मैं सबको समझा दूंगा, बस देखिए दोस्तों। देखिए समतल दर्पण के सामने जो वस्तु खड़ा है, इस चित्र और इस चित्र में देखिए खास बात है दोस्तों, ए 5 फीट का दोस्तों, तो इसका मतलब ए 5 फीट का है। इसका मतलब दोस्तों ए है बिंब और ए है प्रतिबिंब, इमेज दोस्तों। इसका मतलब समतल दर्पण में बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब है समतल दर्पण के सामने अगर 5 फीट का वस्तु रखे तो प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा। चलिए एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, मैंने लिखा भी है कि बिंब के आकार बराबर प्रतिबिंब की आकार। चलिए कंप्लीट दोस्तों। अगर समतल दर्पण में आप इधर से दौड़ना स्टार्ट किए, दौड़ रहा है ये, अगर ये दौड़ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो यकीन मानिए। और दोस्तों अगर आप इधर से दौड़ रहे हैं समतल दर्पण में, तो दर्पण में देखने पर लगेगा कि आप उधर से दौड़ के आ रहे हैं दोस्तों। ये रूल है समतल दर्पण का। और इधर से आप दौड़ रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दोस्तों, तो ऐसा लगेगा कि आपका फोटो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ के आ रहा है, मतलब आपके दुगने स्पीड से। तो मैंने लिखा है कि प्रकाश प्रतिबिंब का वेग बराबर दुगुने बिंब का वेग। इसको दोस्तों याद रखिएगा कि मतलब प्रतिबिंब का वेग हमेशा बिंब के वेग से दुगना होता है। कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए कंप्लीट हो गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अगर आप समतल दर्पण से दोस्तों 5 फीट की दूरी पर खड़े हैं, तो यकीन रखिए कि आपका फोटो भी समतल दर्पण के पीछे 5 फीट की दूरी पर बनेगा, यानी बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। कंप्लीट हो गया दोस्तों। 3 फैक्ट्स, बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी मैंने लिखा है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। उसका दोस्तों मैं खास बात कर रहा हूँ, फोकस दूरी अनंत पर होती है, क्षमता भी 0 होती है, मैंने बात बता दिया दोस्तों। उसके बाद अब 3 बात हुआ, 3 फैक्ट्स बचा तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह पीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, गुजरात पीसीएस में दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनिए क्या, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है ये वाला दोस्तों, और आप यहाँ खड़े हैं। आप अगर 6 फीट के हैं और आपका पूरा चेहरा देखना है समतल दर्पण में, तो पता है कम से कम दर्पण कितने फीट का होना चाहिए? याद रखिए अगर किसी वस्तु को अपना पूरा चेहरा देखना है, पूरा शरीर देखना है समतल दर्पण में, तो वस्तु की ऊंचाई से दर्पण हमेशा आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? आधे। अगर वस्तु 6 फीट का है तो दर्पण कितना होना चाहिए? कम से कम 3 फीट का। अगर 3 फीट का है तो इंसान अपना पूरा शरीर से दर्पण में देख सकता है। आ रहा है दोस्तों समझिए पूरा? कोई दिक्कत? चलिए ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैंने लिखा है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। चलिए कंप्लीट। उसके बाद है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग से बताइएगा। जैसे मान लीजिए कोई कमरा बंद है और कमरा में दोस्तों कमरा के ठीक बीच में आप खड़े हैं, ठीक है, ठीक बीच में आप खड़े हैं, आ रहा है समझ में दोस्तों, और दर्पण है, ठीक है। और दोस्तों यह बीच कमरे में पीछे का दीवार देखना हो तो आईना दीवार की कितनी ऊंचाई का 1/3 गुना होना चाहिए दोस्तों। सॉरी मतलब आप यहाँ खड़े हैं और दर्पण यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, बीच कमरे में, और मतलब यहाँ दर्पण लगा हुआ है दोस्तों, और आप यहाँ खड़े हैं, तो इसे 2 ऑब्जेक्टिव उठता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों 2 ऑब्जेक्टिव उठता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि एक तो मैंने अभी बता ही दिया, अभी बता दिया कि आप 6 फीट का है दोस्तों, तो 3 फीट का दर्पण होना चाहिए, मैंने बता दिया सब। और दोस्तों मान लीजिए मतलब आप हैं यहाँ, और दोस्तों दर्पण मतलब जितना बड़ा है, आप यहाँ हैं, मैंने दर्पण को उठा के यहाँ लिया है और बीच में मैंने दर्पण को खड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए बंद कमरा बहुत बड़ा है और ठीक बीच में मैंने दर्पण लगा दिया। आ रहा है दोस्तों समझ में? और ठीक बीच में मैंने दर्पण लगाया दोस्तों, और दीवार बहुत लंबा है, दीवार बहुत लंबा है, मुझे पूरा दीवार दिखना है, ठीक है, पूरा दीवार दिखना है दोस्तों। तो इसका रूल क्या है? रूल क्या है? ऐसा क्वेश्चन मतलब आईए से पूछा जाता है, नॉर्मली नहीं है दोस्तों। इसका रूल क्या है कि दीवार बहुत लंबा, अगर बहुत लंबा दीवार हो तो ठीक, अगर उसके आधे ऊंचाई का दर्पण रखेंगे आप तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दूरी भी तो है दोस्तों, दूरी भी तो एक है। तो याद रखिए उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो दीवार जितना ऊंचाई का है, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा, दीवार जितना ऊंचाई का है अगर बीच कमरे में दर्पण हो तो जो, रुकिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट। चलिए दोस्तों समझिए अच्छे से। चलिए यहाँ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ दर्पण रखा हुआ है और पीछे का दीवार देखना है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, क्या बताया मैंने कि जितना ऊंचाई का दीवार होगा, अगर 10 फीट का होगा दोस्तों, तो इसके
आधा दीवार अगर मतलब आधा ऊंचाई 10 फीट का दीवार है तो दर्पण कितना होना चाहिए, आधा ऊंचाई का। मैंने बताया ना अभी कि मैं 6 फीट का हूँ, दर्पण में देखना है दोस्तों तो 3 फीट का दर्पण हो तो काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और दर्पण लगा दूँ ठीक सामने वाला दीवार पर, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक बंद कमरा हो और एक दीवार के साइड में दर्पण लगा हो और एक दीवार साइड में हमको मतलब यहाँ एक दीवार साइड में दर्पण लगा हो, यहाँ दर्पण लगा हुआ है और इसका फोटो हमको दर्पण में देखना है और मैं खड़ा हूँ बीच कमरे में। तो दोस्तों क्या इसका रूल क्या है दोस्तों, पूरा दीवार दिखना चाहिए पूरा। तो कम से कम दर्पण कम से कम कितना ऊंचा होना चाहिए, ऐसे पूरा दर्पण होगा दोस्तों तो पूरा तो दिखाई देगा, कम से कम कितना ऊंचा होना चाहिए दर्पण का। तो याद रखिएगा दर्पण जितना बड़ा होगा उसके ठीक 1/3 दीवार जितना बड़ा होगा ठीक उसकी 1/3 दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। अगर दीवार है 12 फीट का तो इसके 1/3 3 से भाग दीजिए, 4 फीट का दर्पण हो तो पूरा दिखाई दे देगा। दोस्तों समझ में आ गया, चलिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम क्वेश्चन क्या है कि अगर एक समतल दर्पण है दोस्तों, ठीक है, और एक और समतल दर्पण है, अगर 2 समतल दर्पण हमको मतलब एक समतल दर्पण एक समतल दर्पण दोनों को हम ऐसे सटा के रख देंगे, ऐसे मतलब ऐसे रख देंगे ऐसे। और तो दोस्तों डिपेंड करता है कि एक समतल दर्पण है एक और एक समतल दर्पण है दोस्तों और फिर एक समतल दर्पण है, ठीक है, और इसके बीच दोस्तों बन रहा है थीटा डिग्री का कोण। तो दोस्तों एक फॉर्मूला ऐसा है कि हम पता कर सकते हैं, और इसके सामने कोई वस्तु रख दिए तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन आप लोग से एग्जाम में कभी प्रतिबिंब की संख्या नहीं पूछी जाएगी, ऐसे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग अप्लाई कर लेना। प्रतिबिंब की संख्या नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा और यूपीपीसीएस में फॉर्मूला पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों जितना डिग्री का बन रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री का बन रहा है तो 60 से भाग दे दीजिए तो काटिए कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब 6 प्रतिबिंब बनेगा। अरे दोस्तों समझ में, तो प्रतिबिंब की संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है 360/θ। लेकिन ध्यान है 360/θ तभी होगा जब प्रतिबिंब की संख्या मतलब 360/θ होगा अगर विषम डिग्री हो तो। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विषम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और दोस्तों सम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों सम हो तो 360/θ और -1 फॉर्मूला लगेगा, मतलब भाग देकर दोस्तों 1 घटा देना है। सम हो तो सम के लिए फॉर्मूला है 360/θ -1 और विषम के लिए फॉर्मूला है 360/θ। दोस्तों थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब थोड़ा सा क्लास ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थकावट हो गई है। और दोस्तों प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों मैं कुछ मतलब आज एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो में होगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, और एक आज फिजिक्स का एक और वीडियो या फिर केमिस्ट्री का एक और वीडियो जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं चला रहा हूँ क्यूज वो चलेगा दोस्तों। आप प्लीज़ मेहनत जरूर कीजिए और दोस्तों साथ में सारा विषय पढ़ते रहिए, जीके जीएस मैथ सब सारा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ देखते रहिए मेरा वीडियो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद जय भारत।